नमस्कार मित्रों, यह है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का ज्ञानदूत चैनल है, जिसके तहत विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण होता है। इतिहास विषय की कक्षाओं के प्रसारण का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान लेकर आए हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। मित्रों, भारत में यह जो संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया है, मुझे तो यह भी संकोच है कि मैं इन्हें सुधार कहूं या न कहूं, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है कि हम इन्हें संवैधानिक सुधार कहते हैं। इतना तय है कि जब हम भारतीय विधि का इतिहास पढ़ते हैं तो ये अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1918 में राज्य सचिव सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने एक योजना तैयार की थी और 1919 में यह अधिनियम बना। मित्रों, इस अधिनियम में केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। कह सकते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी यह अधिनियम अपने साथ लेकर आया। क्या विषयों का विभाजन उचित था? क्या केंद्र की जो सरकार थी वह उत्तरदायी थी? क्या इससे भारत में सांप्रदायिकता की भावना का प्रसार नहीं हुआ? मतदाताओं का जो विस्तार किया गया था, क्या वह विस्तार सही था? और एक महत्वपूर्ण बात यह कि वायसराय और उसकी काउंसिल पर विधायिका का कोई नियंत्रण था या नहीं। व्याख्यान से आप जानेंगे कि रॉलेट एक्ट से भी क्या इस अधिनियम का कोई ताल्लुक था। तिलक जी ने कहा था कि यह अधिनियम एक ऐसी सुबह है जिसमें धूप नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको डॉक्टर प्रणव देव के व्याख्यान में मिलेगा। मैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय डॉक्टर प्रणव देव को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के संवैधानिक इतिहास का एक ऐसा चरण है जिसके बारे में विधि विशेषज्ञों और इतिहासकारों में मतांतर रहे हैं। यह सन 1919 ईस्वी का अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ने का प्रथम कदम था। मिंटो मार्ले सुधार भारत में संसदीय व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से पारित नहीं किए गए थे। इस एक्ट ने विधानसभाओं के वाद विवाद करने वाले क्लब बना दिए थे, जबकि सन 1919 ईस्वी के सुधारों के द्वारा संसदीय व्यवस्था देने का प्रयास किया गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों के संबंध में कहा था, ये सुधार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा संचालित सरकार और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने वाली सरकार के बीच एक पुल है। सन 1917 की जो घोषणा है उसकी पृष्ठभूमि या यूं कहें कि इस 1919 के अधिनियम को बनाए जाने के जो कारण हैं उन पर संक्षिप्त चर्चा करना मुझे आवश्यक लग रहा है। सन 1909 ईस्वी के सुधार अधिक दिनों तक भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट न कर सके। शीघ्र ही और अधिक प्रगति की मांग की जाने लगी। यूपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जेम्स मेस्टन के अनुसार
विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों के हाथों चुने हुए प्रतिनिधियों की बार बार पराजय ने परिषदों की कृत्रिमता को और भी स्पष्ट कर दिया। यद्यपि सुधारों की औपचारिक पहल विश्व युद्ध के वर्षों में ही हुई, परंतु इस दिशा में कुछ संकेत सन 1911 ईस्वी से ही दिए जाने लगे थे। इस संदर्भ में सरकार द्वारा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन निश्चय ही एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राजधानी परिवर्तन के कई कारण थे, लेकिन उसका सबसे अधिक सहायक तत्व सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय को निरस्त करना तथा बंगला भाषी क्षेत्रों को फिर से संयुक्त करना था। सरकार को यह विश्वास था कि इस निर्णय से बंगाली हिंदू राष्ट्रवादी वर्ग संतुष्ट हो जाएगा। उसके विचार में तज्जनित मुस्लिम असंतोष के संबंध में अभी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस निर्णय को ब्रिटिश सत्ता की दुर्बलता का द्योतक न बनने की दृष्टि से इसको राजधानी परिवर्तन की योजना का अंग बना दिया गया। अपने 25 अगस्त 1911 ईस्वी के दिल्ली प्रपत्र दिल्ली डिस्पैच में भारत सरकार ने राजधानी परिवर्तन की योजना का विस्तार से विवेचन किया। संयुक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नए प्रांतों के निर्माण के संदर्भ में इस प्रपत्र के अनुसार सत्ता के केंद्रीकरण का विकल्प प्रांतों को क्रमशः स्वशासन का अधिकार दिया जाना है। यह आशा प्रकट की गई कि भारत एक दिन इसी तरह के स्वायत्त प्रांतों का एक समूह बन जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र केवल साम्राज्य के सामान्य प्रश्नों तक सीमित रह जाएगा। प्रांतों की स्वायत्तता देने के अभिप्राय को लेकर इंग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत चर्चा हुई। प्रश्न यह था कि क्या भारत में किसी संघीय संविधान की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। भारत मंत्री लॉर्ड किए ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। उसके अनुसार भविष्य में होने वाले संवैधानिक परिवर्तन की यह दिशा भले ही हो, तात्कालिक दृष्टि से वह अप्रासंगिक था। सन 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ यह विवाद समाप्त सा हो गया। भारत की ओर से ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्ध में महती सहायता की गई। 14 लाख लोगों को युद्ध में भर्ती किया गया। 10 करोड़ पाउंड की आर्थिक सहायता दी गई और इतना ही जबरदस्ती वसूला गया। जैसा स्वाभाविक था, भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में इस बलिदान के प्रतिफल के रूप में सार्थक सुधारों की घोषणा की जाने लगी। सन 1915 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जब अध्यक्षीय भाषण में सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ब्रिटिश सरकार से भारत में अपने शासन के उद्देश्यों की घोषणा का आह्वान किया, उनका कहना था कि राजनीतिक रियायतों में दान की गंध आती है, जबकि आवश्यकता थी राजनीतिक उदारता की। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों की घोषणा की मांग ने राजनीतिक बहस को एक नया आयाम दिया। इस बीच प्रांतों की स्वायत्तता देने संबंधित मुद्दे पर 3 राजनीतिक दस्तावेजों ने अपना योगदान दिया। इसमें पहला नरमपंथी नेता गोखले द्वारा तैयार किया गया था और उनका राजनीतिक वसीयतनामा पॉलिटिकल टेस्टामेंट का नाम दिया गया। बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगडन के अनुरोध पर अपनी मृत्यु के 2 दिन पूर्व अर्थात 17 फरवरी 1915 गोखले ने संविधान के प्रपत्र में संबंध में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया था। इसमें सन 1911 ईस्वी के प्रपत्र की ही भांति प्रांतों को अधिक शासकीय अधिकार देने की बात कही गई थी, परंतु कार्यकारिणी ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने अस्तित्व के लिए विधान परिषद पर आश्रित रहती। दूसरा दस्तावेज जो 1916 में प्रकाश में आया वह था केंद्रीय विधान परिषद के 27 में से 19 चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक योजना। इसे 19 प्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया ज्ञापन कहा जाता है। इसमें सरकार के द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप एक नया दृष्टिकोण अपनाने की मांग की गई। इसमें इस तथ्य पर जोर दिया गया कि अच्छे शासन का अर्थ केवल कार्यकुशलता ही नहीं परंतु उत्तरदायी शासन है। सामान्य रूप से सभी विधान परिषदों में चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत और हिंदू मुसलमानों के लिए परिस्थितियों के अनुरूप स्थान सुरक्षित करने की मांग की गई थी। ज्ञापन के अन्य प्रस्तावों में राजनीतिक परिपक्वता की कमी थी। जिस राजनीतिक मसौदे ने तत्कालीन बहस में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की वह था कांग्रेस लीग योजना या सन 1916 का लखनऊ समझौता। सन 1914 ईस्वी में जब गंगाधर तिलक मांडले में अपना निर्वासन समाप्त कर भारत वापस आए तो
उन्होंने कांग्रेस के नरम और गरम दल के खेमों में समझौता कराने में बहुत योगदान दिया। इस बीच अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य पर भारी संकट आ पड़ा। तुर्की का सम्राट समस्त इस्लाम जगत का खलीफा भी था और धार्मिक स्वामी भक्त के कारण भारतीय मुसलमानों को उसके अस्तित्व के लिए बहुत चिंता थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार की तुर्की के प्रति शत्रुता की नीति के कारण भारत में सरकार और मुसलमानों के बीच चला आ रहा सौहार्द का संबंध समाप्त सा हो गया। सन 1913 ईस्वी के अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की भांति ब्रिटिश ताज के अधीन भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन की मांग की। क्रमशः कांग्रेस और लीग एक दूसरे के निकट आते गए और सन 1917 ईस्वी में दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी मांगों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इस संबंध में प्रारंभिक वार्तालाप इलाहाबाद में अप्रैल 1916 में और कलकत्ता में नवंबर 1916 ईस्वी में संपन्न हुआ। अंततः दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ के ऐतिहासिक सम्मेलन में एक संयुक्त राजनीतिक मसौदे पर सहमति होना संभव हो सका। कांग्रेस लीग योजना को मॉन्टेग्यू भारतीय राजनीतिक व्यक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण माना गया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सांप्रदायिक सहमति है, जिसके अनुसार कांग्रेस ने मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया। संभवतः कांग्रेस की यह एक बहुत बड़ी बाद में ऐतिहासिक भूल साबित हुई। उसी प्रकार मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को जहां भी वे अल्पसंख्यक थे उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया। इस प्रकार संयुक्त प्रांत में जहां मुसलमान जनसंख्या के 14% थे, 30% स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। इसी के समानांतर बंगाल में जहां भी जनसंख्या के 52.6% थे, उन्हें केवल 40% स्थान मिले। पंजाब में उन्हें 50% स्थान मिले, जहां भी जनसंख्या के 54.8% थे। कांग्रेस लीग समझौते के अन्य प्रस्तावों में केंद्रीय विधान परिषदों में 4/5 भाग को निर्वाचित सदस्यों के लिए सुरक्षित करना, विधान परिषद का सुरक्षा, विदेश विभाग और देशी रियासतों से संबंधों को छोड़कर सभी विषयों पर कानून पारित करने की स्वतंत्रता और केंद्रीय विधान परिषदों में मुसलमानों को 33% स्थान सुरक्षित करना सम्मिलित था। उपर्युक्त राजनीतिक मसौदों की सबसे बड़ी त्रुटि यही थी कि जहां विधायिका की सदस्य संख्या को उच्चतम स्तर पर बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी, कार्यकारिणी की उसके प्रति उत्तरदायित्व की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। विधायिका को कार्यकारिणी की आलोचना करने का पूरा अधिकार था, परंतु इस आलोचना के परिणाम से वे सर्वथा मुक्त थे। इस दिशा में सोचने की पहल इंग्लैंड स्थित बुद्धिजीवियों के उस समूह ने की जिसे राउंड टेबल के नाम से जाना जाता है। इस समूह का सबसे प्रमुख सदस्य लियोनियल कर्टिस था। वह तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड का मित्र था और भारत अक्टूबर 1916 ईस्वी में यहाँ की राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करने वायसराय के ही कहने पर आया था। कर्टिस को यह स्पष्ट था कि गोखले और उनके समान धर्मी राजनीतिक प्रस्ताव सरकार को पंगु बना देंगे। उसके अनुसार जिस विधान परिषद के पास सरकार की आलोचना के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होगा, उसका परिणाम संघर्ष और गतिरोध की स्थिति होगी। भारत जैसे विशाल देश में कर्टिस के अनुसार सत्ता का विभाजन किया जाना आवश्यक था। ऐसा विभाजन जिसमें दो अलग भाग दो विभिन्न स्रोतों से शक्ति प्राप्त करते हों। सत्ता के इसी विभाजन को कर्टिस ने डायरकी या डायरची का नाम दिया, जो दो यूनानी शब्दों दो और शासन की संधि से बना था। प्रारंभ में सत्ता का विभाजन प्रांतों में ही करने का प्रस्ताव था। उपर्युक्त राजनीतिक मसौदों की सबसे बड़ी त्रुटि यही थी कि जहां विधायिका की सदस्य संख्या को उच्चतम स्तर पर बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी, कार्यकारिणी की उसके प्रति उत्तरदायित्व की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। विधायिका को कार्यकारिणी की आलोचना करने का पूरा अधिकार था, परंतु इस आलोचना के परिणाम से वे सर्वथा मुक्त थे। इस दिशा में सोचने की पहल इंग्लैंड स्थित बुद्धिजीवियों के उस समूह ने की जिसे राउंड टेबल के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे विशाल देश में कर्टिस के अनुसार सत्ता का विभाजन आवश्यक था, जैसा बताया जा चुका। इस बीच लॉर्ड जेम्स फोर्ड की सरकार सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रही थी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों की घोषणा की मांग की थी। चेम्सफोर्ड के पूर्वगामी वायसराय
लॉर्ड हार्डिंज ने निश्चय ही युद्धोत्तर भारत की प्रमुख समस्याओं पर अक्टूबर 1915 ईस्वी में भारत मंत्री को एक विस्तृत प्रपत्र लिखा था। इसमें 3 समस्याओं की ओर ध्यान इंगित किया गया था, सैनिक, राजनीतिक और देशी रियासतों संबंधी। परंतु इनके समाधान के लिए बताए गए सुझावों के प्रति चेम्सफोर्ड ने अत्यंत निराशा का अनुभव किया। उनमें किसी भी प्रकार की दूरदृष्टि का अभाव था। इसलिए चेम्सफोर्ड ने भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्यों के संबंध में स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो उसकी दृष्टि में राजनीतिक भारत की सबसे बड़ी मांग थी। अपने 24 नवंबर 1916 ईस्वी के भारत मंत्री को लिखे पत्र में उसने यह उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन प्रदान करना बताया। अपने समकालीन भारत मंत्री ऑस्टिन चेम्बरलेन से वायसराय ने इस फार्मूला के आधार पर अविलंब घोषणा करने की मांग की। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ऐसी किसी घोषणा की आवश्यकता के औचित्य पर संदेह था, लेकिन भारत में तेजी से घूमता घटना चक्र वायसराय की चिंता को बढ़ा रहा था। जहां एक ओर कांग्रेस लीग समझौते ने एक संयुक्त राजनीतिक मंच की स्थापना कर दी थी, दूसरी ओर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल लीग लोकप्रिय हो रहा था। मार्च 1917 में भेजे गए अनेक तारों में वायसराय ने भारत मंत्री से शासन के उद्देश्यों की घोषणा की आवश्यकता को दोहराया। अंततः जुलाई 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू के भारत मंत्री के पद पर नियुक्ति के बाद इस प्रश्न को और हटाना कठिन हो गया। मॉन्टेग्यू भारत सरकार की शासन पद्धति का स्वयं बहुत बड़ा आलोचक था, परंतु ब्रिटिश मंत्रिमंडल को किसी भी घोषणा के संबंध में सबसे बड़ी आपत्ति स्वशासन शब्द से थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है। लॉर्ड कर्जन ने, जो युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था, स्वशासन के स्थान पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य को रखने की मांग की। उसका सुझाव स्वीकार कर लिया गया। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट्स के एक प्रश्न के उत्तर में मॉन्टेग्यू ने भारत में ब्रिटिश शासन के उद्देश्य संबंधी वह घोषणा की जो अब तक भारत इंग्लैंड संबंधों की सबसे प्रमुख घटना मानी जाती है। घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के अधिक से अधिक सम्मिलित करना तथा क्रमशः उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना है। घोषणा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि स्वशासन के विकास के प्रत्येक चरण की सीमा और समय का निर्धारण ब्रिटिश संसद करेगी। एक विधेयक के रूप में यह अधिनियम 28 मई 1919 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया तथा 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को विधेयक पर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भारतीय शासन अधिनियम सन 1919 ईस्वी के रूप में सक्रिय हुआ। अब इस 1919 अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान हैं उनकी यदि चर्चा की जाए तो प्रस्तावना में इस अधिनियम का मूल उद्देश्य मॉन्टेग्यू घोषणा को एक वैधानिक रूप देना था। इस एक्ट की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा संक्षेप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो धीरे धीरे क्रमशः आनी संभव थी। इसके लिए भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बनाना व धीरे धीरे स्वायत्त शासन लाना, प्रांतों में स्वायत्त शासन के साथ ही भारत सरकार के नियंत्रण से जहां तक संभव हो मुक्त करना। गृह शासन संबंधी जो परिवर्तित प्रावधान थे उनका यदि उनकी चर्चा की जाए तो भारत सचिव को अब भारतीय राजस्व के स्थान पर अंग्रेजी राजस्व से वेतन मिलने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव का गवर्नर जनरल पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। भारतीय कार्यों के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर की, जिसे भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। यह सपरिषद गवर्नर जनरल के एक प्रकार से एजेंट बन गया था। सपरिषद गवर्नर जनरल संबंधी जो धाराएं हैं उनकी भी बात की जाए, यद्यप गवर्नर जनरल अब भी निरंकुश एवं शक्तिशाली था, भारत में उत्तरदायी सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तथापि इस अधिनियम में भारतीयों को अधिक भागीदारी देने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 भारतीयों की नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंपे गए। केंद्रीय सूची में सम्मिलित सभी विषयों पर केंद्र का अधिकार था।
जो विषय स्पष्ट रूप से हस्तांतरित नहीं किए गए वे भी केंद्रीय माने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल संबंधी जो परिवर्तन हुए उनको भी बिंदुवार समझने का प्रयास करें। केंद्र में पहली बार इस एक्ट के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था की गई। पहले सदन को विधानसभा व दूसरे सदन को राज्यसभा कहा गया। विधानसभा के 145 सदस्यों में 41 मनोनीत व 104 चुने जाते थे। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, कुछ पुस्तकों में 144 भी ये संख्या दी गई है, तो आप भ्रमित ना हो। 145 सदस्य जहां तक मेरी जानकारी में आए हैं वो 145 सदस्य हैं। तो इसमें से जो विभिन्न संप्रदायों, हितों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, इनमें 52 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख, 9 यूरोपियन, 7 जिमीदार व 4 भारतीय वाणिज्य वर्ग से थे। मनोनीत सदस्यों में 26 सरकारी अधिकारी व 15 गैर सरकारी अधिकारी थे। राज्य परिषद जो ऊपरी सदन था उसमें 60 सदस्य होते थे। 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत व 34 निर्वाचित होते थे। इनमें 20 सामान्य वर्ग, 10 मुसलमान, 3 यूरोपियन एवं 1 सिखों में था। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, लेकिन गवर्नर जनरल उसे घटा बढ़ा सकता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। सभा का प्रथम अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत होता था। इसके बाद इसका चुनाव सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। सदस्यों को माननीय यानी ऑनरेबल की उपाधि दी गई। और ध्यान देने योग्य बात है कि स्त्रियों को सदस्यता नहीं दी गई, महिलाओं को सदस्यता इसमें नहीं मिली। गवर्नर जनरल सदन को बुला, स्थगित व भंग कर सकता था। ये खास बात है कि गवर्नर जनरल के पास विशिष्ट अधिकार सुरक्षित थे। केंद्रीय विधानमंडल को ब्रिटिश भारत के लिए कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, लेकिन वे कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के विरुद्ध हो। बजट सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत होता था, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था। बजट के कुछ मुद्दों पर बहस हो सकती थी। बजट के प्रथम भाग पर सदस्य बहस तो कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं। सदस्यों को विधानसभा में प्रस्ताव था, प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति थी। प्रश्न, पूरक प्रश्न एवं अल्पकालिक प्रश्न भी पूछने की अनुमति थी। सदस्यों को बोलने को अधिकार एवं स्वतंत्रता थी, लेकिन विधानमंडल पर कुछ नियंत्रण भी थे। कुछ विषयों पर विधेयक रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। यदि विधानमंडल किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो क्राउन की अनुमति से उसे पारित किया जा सकता था। किसी भी कानून के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। इस अधिनियम के द्वारा 2 प्रकार के विषयों की सूचियां बनी, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। केंद्रीय विषय थे सुरक्षा, विदेश तथा राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक ऋण, पर्ण शुल्क, चुंगी, डाक, तार, मुद्रा, सिक्के, संचार, वाणिज्य, नौचालन, फौजदारी कानून आदि। प्रांतीय विषय थे स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, सिंचाई, निर्माण, जल व्यवस्था, वन, कानून एवं शांति व्यवस्था। तो इस तरीके से ये जो विषयों का वर्गीकरण है प्राथमिक तौर पर किया गया। सन 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था करना था। प्रांतीय प्रशासन में जो इस द्वैत शासन से परिवर्तन हुआ, इसके बारे में भी संक्षिप्त चर्चा होनी चाहिए। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया गया। सर्वप्रथम सभी प्रांतों को एक समान स्तर प्रदान किया गया। अब तक ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार के प्रांत थे, गवर्नर के प्रांत, चीफ कमिश्नर के प्रांत तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत। प्रत्येक प्रमुख या गवर्नर के प्रांत में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम का एक सदनात्मक विधानमंडल होना था। प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल संख्या की 70% होनी चाहिए थी तथा मनोनीत सदस्य संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधानमंडलों में कुछ गैर सरकारी मनोनीत सदस्य भी होते थे। गवर्नर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य प्रांतीय विधानमंडल के पदेन सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों में सदस्य संख्या भिन्न भिन्न थी। अब जो अधिनियम है इसका मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इसका खास जो इसमें क्या है। सन 1919 ईस्वी की अगस्त घोषणा में यद्यप भारत के लिए उत्तरदायी शासन की बात सोची गई थी, लेकिन इसके बाद केंद्र में उत्तरदायी सरकार की अपेक्षा सहानुभूति सरकार आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीत थे
जनता को उन्हें न नियुक्त करने और न अलग करने का अधिकार था। कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई थी। इतना तो स्वीकार करना होगा कि विधानमंडलों का कुछ अंकुश अवश्य था। कई बार ब्रिटिश प्रशासन ने लोकमत के आगे सिर झुकाया। कुछ सदस्यों को स्थायी समिति, वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया, जहां वे सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। वे बजट को अस्वीकार कर सकते थे और सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते थे। वे सरकार के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते थे। प्रायः सरकार को सदन की बात माननी पड़ती थी। अब पूरे इस आज के जो अपना व्याख्यान है, इसके सारांश की बात करते हैं कि इसमें सारांश जो आपको समझना चाहिए वो क्या है। तो 1919 का जो अधिनियम है, भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृति, राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। यानी ये ऊपर जो सभी कारण ये हैं कि किस कारण से ये घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात मॉन्टेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। तदुपरांत जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान अधोलिखित हैं, जिन्हें मैं वापिस एक बार चर्चा कर रहा हूं। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, किंतु इस अधिनियम के बाद अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति इसी अधिनियम के आधार पर की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें 34 निर्वाचित शेष नामांकित होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिन्हें कुछ किताबों ने 144 बताया है, जिसमें 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। सुरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की सलाह से करता था, और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ये मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्यों में से लिए जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। यद्यप कानूनी तौर पर उनकी नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार गवर्नर का था। इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी भी 2 भागों में बट गई, जिसमें गवर्नर और उसकी परिषद यानी काउंसिल, और दूसरा गवर्नर और भारत मंत्री। इससे प्रांतीय शासन के 2 भाग हो गए। पहला शासन का वह भाग जिसके अधिकार में सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसकी परिषद, जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था, और दूसरा शासन का वह भाग जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय थे, अर्थात गवर्नर और भारतीय मंत्री,
जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जा सकता था। पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था, परंतु दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को द्वैध शासन यानी डायरकी पुकारा जाता है। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी से द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा असम में आरंभ किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई तब उसे भी द्वैध शासन में सम्मिलित किया गया। ज्ञातव्य है कि द्वैध शासन के जन्मदाता लाइडोनिल कार्टिस थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन का वर्णन किया था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। प्रत्येक निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। वास्तव में राष्ट्रीय नेताओं का यह विचार सही था कि सन 1919 ईस्वी के अधिनियम ने देश की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन किए वे प्रायः सभी अधूरे, दोषपूर्ण और अव्यवहारिक थे। तो इस तरह से ये जो पाठ है ये काफी विस्तृत विषय है, किंतु हमने प्रयास किया कि संक्षेप में इसकी चर्चा की जा सके। और इसको तैयार करने में जिन संदर्भ पुस्तकों को हमने उपयोग किया है उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा भी आप सबके लिए भी पठनीय है, जिसमें सबसे पहले भारत का संविधान एक परिचय, डॉक्टर दुर्गादास बसु का यह जो भारत का संविधान एक परिचय है बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसी तरीके से प्रोफेसर राम लखन शुक्ल द्वारा संपादित आधुनिक भारत का इतिहास, यह हिंदी माध्यम निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रकाशित किताब है। प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा द्वारा संपादित आधुनिक भारत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित किताब है। और श्री पीएल गौतम द्वारा आधुनिक भारत जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किताब है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी बहुत सारी उपयोगी पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से आप इस विषय पर अपना अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।